दोस्तों, तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? और सबसे पहले थैंक यू, आप लोग का सपोर्ट कंटिन्यूअस मिल रहा है। कल बहुत सारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था कि वो लोग हिंदी मीडियम से हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट अभी मेरे चैनल में हैं, वो लोग हिंदी मीडियम से हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो इंग्लिश में कंटेंट है, उसको आप लोग के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। कहीं अगर थोड़ा-मोड़ा ऊपर-नीचे होता है ना, तो आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, है ना? बट मैं एक्चुअली इंग्लिश में उसका जो वर्ज़न है, जैसे ये है, मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है इसको। थैंक यू के बाद नीचे में आपको इंग्लिश में मिलेगा। बट आप लोग को समझाने के लिए, चूँकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए आपको हिंदी मीडियम में ही मैं मतलब ट्रांसलेट कर दिया हूँ, ठीक है? तो आज का टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, वो है फिस्कल पॉलिसी, मतलब राजकोषीय नीति, जो देश की होती है। और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बजट और एफआरबीएम एक्ट, है ना? जो इंडिया लेवल पे एफआरबीएम एक्ट था, वो 2003 में पास हुआ था। ये क्वेश्चन आया है 2022 में आया है शायद सीजीपीएससी में। और सेंटर ने क्या करा था, सारी स्टेट को भी बोला कि भाई आप भी अपने राजकोषीय नीति में और बजट प्रबंधन के लिए आप लोग भी लागू करें। तो छत्तीसगढ़ ने भी एफआरबीएम एक्ट लाया है ना? तो सीजी का एफआरबीएम एक्ट है, वो आया है 2005 में इनैक्ट हुआ है, ठीक है? तो इसके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बट सीजीपीएससी में अभी तो एफआरबीएम जब पूछेगा और मेंशन नहीं किया स्टेट, तो ये इंडिया का जो है वो एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था, ठीक है? और छत्तीसगढ़ ने लागू किया था 2005 में। तो चलिए, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, उसका कारण है, पहला तो आपको फिजिकल इंडिकेटर, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है, वित्तीय जो कंडीशन है स्टेट का, वो बता पाएगा, है ना? आप बता पाओगे कि स्टेट की हालत क्या है, वित्तीय स्थिति कैसी है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर आपको पता चलेगा जब आप इस टॉपिक को कवर कर लोगे। उसके अलावा मेंस के पेपर 5 के पार्ट 1 में आता है। वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्य का डेब्ट कितना है ना? या फिर आपका फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट पूछता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और या फिर टोटल डेब्ट पूछता है, मतलब राज्य का टोटल उधारी कितना है, ठीक है? और 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पेपर मेंस पेपर में भी काम आता है। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, है ना? जो अभी मैं नेक्स्ट पेज में रेफर करूँगा। उसके अलावा आपका जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग चैप्टर वाइज़ भी जाएँगे। तो इस पीपीटी के माध्यम से मैं चैप्टर 5 जो लोक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस, उसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, जैसे मैंने बोला कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सीजीपीएससी के प्री में आया है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के, ये देखिए 22 में आया है ना? जब भी 22 का क्वेश्चन आया है, तो ये लोगों ने क्या करा है, इकोनॉमिक सर्वे में 21-22 का पूछा है, राइट? जैसे अभी हम लोग कितने में हैं, 2024 में हैं। जो हम लोग सीजीपीएससी अटेम्प्ट करेंगे वो कौन सा रहेगा, सीजीपीएससी प्री 2024, है ना? तो ये पूछेगा किसका, इकोनॉमिक सर्वे जो अवेलेबल है, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी अवेलेबल है वो कौन सा है, 2023-24, है ना? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप बजट को नहीं पढ़ देंगे। बजट अलग चीज़ है। अगर वहाँ पे बजट के बारे में पूछेगा ना, तो यहाँ पे मेंशन करेगा। मान लो बजट के बारे में पूछेगा, तो हमारे पास बजट कौन सा है, 2024-25 का, है ना? लेकिन वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है जो इकोनॉमिक सर्वे अवेलेबल है वहाँ से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा था 2022 में कि छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना था? मतलब टोटल जो राजस्व मिले हैं उनको, राज्य को, उसमें टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? वैसे ही क्वेश्चन आया था कि 2014-15, 17 से 17-18 की अवधि में राज्य के कुल राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा, ठीक है? तो ये भी आपको जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, अ, ये पूछा था आपको कि 2016-17 के बजट में राज्य के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना था? तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रत्यक्ष कर क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर साल देखिए आप, क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ना केवल सीजीपीएससी में बट व्यापम और बाकी भी एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो बजट क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बजट क्या होता है, एक अनुमान होता है, राइट? अनुमान होता है राज्य कितना आय कमाएगा और कितना व्यय करेगा इस साल, मतलब कितनी इनकम आएगी
और कितना एक्सपेंडिचर इस साल राज्य का होगा। तो एक अनुमान होता है ना? और इसका प्रावधान किसमें है? संविधान में है, अनुच्छेद 112 में ये जो यूनियन बजट आता है। तो बजट शब्द तो कहीं भी मेंशन नहीं है, वहाँ पे मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई बार सीजीपीएससी जब आप करते रहो ना, तो स्टेटमेंट में आता है कि बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बजट शब्द लिखा ही नहीं गया है, वहाँ पे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये है आपका अनुच्छेद 112। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से अनुच्छेद में बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 112 है ना? उसके बाद अगर हम लोग राज्य की बात करें, तो जैसे केंद्र अपना बजट बनाता है, वैसे ही हर राज्य भी अपना बजट बनाता है। तो जो स्टेट का बजट है वो अनुच्छेद 202 में कवर होता है, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं कि केंद्र बजट तो आपका केंद्रीय राष्ट्रपति है वो रखते हैं, और किसी राज्य का राज्यपाल वित्तीय वर्ष के संविधान की अनुमानित प्राप्तियों का विवरण और व्यय वो आपके सदन में रखते हैं, है ना? मतलब राज्यपाल के नाम पे रखा जाता है, बट रखते तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ही है यहाँ पे भी, है ना? फाइनेंस मिनिस्टर ही रखते हैं। बट वो रखा चूंकि क्या है, मनी बिल हो जाता है आपका बजट, तो वो आपको अप्रूवल चाहिए रहता है ना? मनी बिल को रखने से पहले किसका? राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का। तो चलिए सबसे पहले तो बजट के प्रकार देख लेते हैं। बजट बहुत आपने नॉर्मल बजट तो देखा ही है, जिसमें गवर्नमेंट अपना इनकम और एक्सपेंडिचर बताती है ना? उसके अलावा कुछ बजट के टाइप हैं, जैसे जेंडर बजट, चाइल्ड बजट, यूथ बजट, आउटकम बजट। तो जेंडर बजट क्या होता है? बजट में अगर हम लोग जो वुमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न रख रहे हैं, तो उनके वुमेन से रिलेटेड जितने भी स्कीम हैं उनको एक बंडल की तरह बना दिया जाता है कि मान लो अलग-अलग स्कीम में महिलाओं के लिए कितना प्रावधान है। तो उसको मतलब बजट सिंपल रहता है, बस जो वुमेन रिलेटेड जो स्कीम रहते हैं उसकी बंडलिंग कर दी जाती है, मतलब पैकेटिंग कर देते हैं, है ना? तो इसलिए उसको जेंडर बजट बोलते हैं। चाइल्ड बजट भी सेम है, बजट बना हुआ है मगर बच्चों के लिए क्या-क्या प्रावधान है, कौन-कौन सी स्कीम है, उन सबको एक जगह रख देने पे वो चाइल्ड बजट बन जाता है। यूथ बजट युवाओं के लिए क्या है ना? ये वैसे ही हम लोग जैसे उड़ीसा गए थे तो वहाँ पे जलवायु बजट है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हम लोग क्या प्रोविज़न कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं। कृषि बजट, है ना? तो ये 2-4 क्वेश्चन के ईयर याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो ये सीजी है, छत्तीसगढ़ में 2007-8 में पेश किया गया था जेंडर बजट, चाइल्ड बजट 2021-22 में और यूथ बजट 15-16 में, ठीक है? आउटकम बजट क्या होता है कि जब बजट में कोई भी मंत्रालय या फिर मंत्री या फिर डिपार्टमेंट डिमांड करता है कुछ राशि की, तो उसके अगेंस्ट वो टारगेट देता है कि मान लो मैं 1000 करोड़ मांग रहा हूँ, तो उसके आगे मैं क्या-क्या टारगेट मीट करने वाला हूँ। मान लो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का उम्मीद करते हैं, ठीक है? बजट है, तो वो क्या-क्या मान लो उसने 1000 करोड़ मांगा है, ठीक है? तो वो उसमें क्या-क्या आउटकम देगा वो, जैसे मान लो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसको कम करेगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करेगा। तो वो अपने टारगेट रखता है कि मान लो अभी 37 है पर 1000, तो मैं 1 साल के अंदर आपका मान लो उसको मैं 35 कर देता हूँ, ठीक है? तो इस टाइप का वो अपनी घोषणा करता है कि मैं बजट जो मिल रहा है उससे मेरे क्या-क्या टारगेट हैं, उसी को बोलते हैं आउटकम बजट, ठीक है? और इसके अलावा जो एक होता है ज़ीरो बेस्ड बजट, है ना? ज़ीरो बेस्ड बजट में क्या होता है कि आप हमेशा हर साल का बजट जो है वो ज़ीरो मान के चलते हो, मतलब उसमें आप प्रीवियस जो भी बजट लिए थे, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला बजट नॉर्मली फॉलो नहीं होता। अभी क्या होता है, प्रोग्रेसिव या फिर इंक्रीमेंट बजट यूज़ होता है। इंक्रीमेंट बजट क्या होता है, मान लो पिछले साल किसी डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ हुए थे, ठीक है? तो इस साल क्या होगा, आप देख लोगे कि कितना ग्रोथ चल रहा है, 7% 8% जो भी स्टेट का, उसके हिसाब से आप उस बजट में इंक्रीमेंट करते हो, है ना? तो इस टाइप का इंक्रीमेंट बजट होता है। ज़ीरो बजटिंग में क्या होता है, आप पिछले साल के एक्सपेंडिचर को ऐसा कुछ कंसीडर नहीं करते। आप देखते हो कि इस साल आपका कितना लागत लगेगा। जबकि इंक्रीमेंट में आप क्या देखते हो, पिछले साल आपने 1000 करोड़ खर्च किया,
इस साल आप उससे 7% इंक्रीज करोगे या फिर 10% इंक्रीज करोगे, तो वो इंक्रीमेंटल बजट हो जाए, है ना। और जीरो बेस्ड बजट में आप क्या करते हो, ये उम्मीद करते हो कि आप जीरो से बजट बनाओगे, कोई आपके पास बेस नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मली ये कन्वीनियंट रहता है, कोई जीरो बेस्ड बजट नहीं बनाता है, इंक्रीमेंटल बजट पे ही ज़्यादा फॉलो होता है। अब बजट कहाँ से पास होता है, अगर यूनियन बजट की बात करें तो वो आपके संसद से पास होता है ना। उसके 6 स्टेप हैं, ये स्टेप पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले बजट को संसद में प्रस्तुत करते हैं, फिर सामान्य चर्चा होता है, फिर विभागीय समितियों को भेज दिया जाता है बजट को जांच करने के लिए, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि बजट बनाना अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें इतने सारे प्रोविजन रहते हैं कि एक दिन में डिस्कशन तो नहीं हो सकता। संसद में लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर विभाग की समिति को भेज देते हैं जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर रहते हैं, है ना। तो विभागीय समितियां उसको जांच करती है कि भाई क्या क्या प्रोविज़न है और क्या क्या मांग रखी गई है। उसके बाद क्या होता है, जो जो डिमांड रखा गया है ना, जो भी ग्रांट्स हैं उस पर वोटिंग होती है। उसके बाद विनियोग अप्रोप्रिएशन बिल, है ना, वो पास होता है और उसके बाद फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है। तो ये स्टेप आप याद कर लीजिएगा। अप्रोप्रिएशन विधेयक एक्ट क्या होता है, जो आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो उसी को ही आप विनियोग विधेयक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सपेंडिचर रहता है और वित्त विधेयक में आपका सब चीज़ रहता है, क्या क्या एक्सपेंड वो रेवेन्यू आने वाला है, क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर रहेंगे। तो ये स्टेप याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं ये जो गवर्नमेंट का बजट रहता है, ठीक है, सरकारी बजट लिखा गया, ये एक्चुअली इसको क्या बोलूँ, गवर्नमेंट बजट है ना, सरकार का बजट। एक्चुअली मैंने ना इसको इंग्लिश वाले से कॉपी किया है, तो आप ना अगर ये समझ नहीं आएगा तो ये वाला इसको मैंने ट्रांसलेटर की मदद से कॉपी कर दिया, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो किसी भी बजट में दो शीर्ष होते हैं, पहला तो होता है राजस्व बजट, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट, ठीक है। तो राजस्व बजट जो होता है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन जो सर्वमान्य है वो ये कि रेवेन्यू बजट उन बजट को बोलते हैं जिसका संबंध उसी वर्ष के मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर से रहता है, जबकि पूंजीगत बजट रहता है उसका जो संबंध रहता है आने वाले कई वर्षों तक रहता है। जैसे मैं समझाने के लिए बोलूं, तो राजस्व बजट में एक राजस्व में राजस्व व्यय का एक पार्ट है सैलरी, जो आपका वेतन बोलते हैं। तो सैलरी जो है वो तो इसी साल का जुड़ेगा, पिछले साल का नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल में एक आता है, कैपिटल रिसिप्ट या फिर पूंजीगत प्राप्ति में एक हेड आता है आपका लोन, या फिर जो हम लोग ऋण लेते हैं, ठीक है। तो ऋण जो है, मान लो हम लोगों ने लिया है 500 करोड़ का, तो वो उसी साल तो नहीं पटाते, वो आपका 4 से 5 साल तक चलता है। अगर हम लोग पूंजीगत एक्सपेंडिचर में बात करें, तो जो सड़क है, वो सड़क जो है वो उसी साल के लिए काम नहीं आता, वो तो सालों तक काम आता है ना। जो आपके सड़क बनाई है तो उससे आप टोल कलेक्ट करते हो, तो सड़क बनने में भी बहुत साल लगता है और उसका उपयोग, मतलब जो उससे आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है वो भी सालों तक प्राप्त होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो रेवेन्यू या फिर राजस्व वाला बजट है वो सिर्फ उसी साल तक के लिए सीमित रहता है, चाहे वो वेतन इनकम हो। जैसे आप टैक्स कलेक्ट करते हो राजस्व में, तो टैक्स क्या करोगे, आप उसी साल का कलेक्ट करोगे ना, आप एक साथ 5 साल का तो नहीं कलेक्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अ, एक वित्तीय वर्ष से संबंध रखता है, ठीक है, और ये आपका अ, मतलब कई वित्तीय वर्षों से संबंधित रहता है, ठीक है। दूसरा जो आपने पढ़ा है वो ये है कि राजस्व बजट से किसी भी असेट का क्रिएशन नहीं होता, मतलब कोई भी परिसंपत्ति तैयार नहीं होती, ना तो सड़क बनता है ना कुछ, वो आपका डे टू डे वर्क है उस पे काम आता है। मैं नीचे जाऊंगा तो आपको एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पूंजीगत जो बजट है उसमें आपका असेट क्रिएशन होता है ना। तो वो भी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो राजस्व बजट की दो हेड हैं, एक तो होता है राजस्व प्राप्ति, ठीक है, और दूसरा होता है राजस्व व्यय, मतलब जो आपको रिसिप्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और आपके द्वारा कुछ व्यय हो रहे हैं। सबका मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल ही आता है।
पूंजीगत बजट में भी दो हेड होते हैं सेम, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, है ना। अब राजस्व प्राप्ति जो है उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो है राजस्व का टैक्स से, है ना, मतलब इसको बोलते हैं कर। राजस्व, ये कर हो गया, और ये हो गया गैर कर या फिर करेत्तर बोलते हैं, गैर कर राजस्व, है ना। ये हो गया कर राजस्व और ये हो गया गैर कर राजस्व, ठीक है। अब जो कर राजस्व है उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे कि वो दोनों क्या होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट बजट है, उसके दो पार्ट हैं, राजस्व बजट, कैपिटल बजट। राजस्व बजट के दो पार्ट हैं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। और पूंजीगत जो बजट है उसके भी दो पार्ट हैं, पूंजी प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। जो राजस्व प्राप्ति है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व, है ना। और कर राजस्व को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसका ना मैं हम लोग इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेते हैं। अब देखते हैं राजस्व बजट, जैसे मैंने बताया, तो राजस्व बजट की दो पार्ट हैं। राजस्व प्राप्तियां, तो वे प्राप्तियां जिनका सरकार की परिसंपत्तियों मतलब असेट और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इससे कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता, है ना। कोई भी बिल्डिंग, भवन, ये सब कुछ क्रिएट, सड़क, ये सब नहीं बनते हैं इससे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो कर, ये रसीद नहीं है यार, रिसिप्ट है ना, हिंदी में ट्रांसलेट करो तो एकदम लिटरल ले लेता है। कर रिसिप्ट है ना, जैसे कि उत्पाद शुल्क है, आयकर है, इनकम टैक्स। गैर कर रसीद में कैसे आते हैं, आपका कोई, जैसे आपने इन्वेस्ट किया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, किसको, पीएसयू जो होते हैं, आपके पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, बाल्को था, है ना। उसको जब आप डिसइन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको कुछ वो मिलता है, इनकम मिलता है। तो जो इनकम आएगा, लाभांश, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो यहाँ पे, मतलब जो रिसीट है वो यहाँ पे आएगा, और लाभ जो उससे हो रहा है वो मिलेगा। और ब्याज की प्राप्तियां, इसमें ना ऋण नहीं है ना, इसमें क्या क्या है देखिए, राजस्व प्राप्तियों में लाभांश है और ये ब्याज की प्राप्ति है, लेकिन अगर हमें ऋण वापस मिल रहा है तो वो आपका कैपिटल वाले पार्ट में आता है। इस वाले पार्ट में लाभांश को याद रखिए, आपका लाभ जो मिल रहा है किसी भी अ, इसकी दो तीन और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक तो एग्जांपल है आपका, इरिगेशन के लिए हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट से कुछ आ रहा है प्राप्तियां, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या है, गैर कर राजस्व है। और छत्तीसगढ़ के कॉन्सेप्ट में बोले तो टैक्स वाले में क्या आता है, आबकारी, एक्साइज बहुत बड़ा है ना, आपके सीजीएसटी। तो ये सब चीजें जो हैं वो कर राजस्व में आते हैं। इसका मैं ना एक और पीपीटी शेयर करूंगा, वो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और क्या क्या एग्जाम्पल है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें टैक्स रिलेटेड वाले कर हैं और गैर कर में आपके इरिगेशन, फॉरेस्ट्री या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे क्या क्या लाभ हैं। और मान लो हमने किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट ने किसी पीएसयू को लोन दिया है, तो उनसे जो ब्याज प्राप्त होता है उसको हम लोग गैर कर रसीद में रजिस्टर करते हैं। राजस्व व्यय क्या है, सरकार द्वारा किया गया वह व्यय जिस जो उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करती, मतलब इससे अगेन असेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे आपकी सैलरीज है, वेतन दे रहे हो, ब्याज का भुगतान दे रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, जैसे आप जानते हो अभी बहुत सारा लोन भी लिया है गवर्नमेंट ने स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, महतारी वंदन है या फिर आपका कृषक उन्नति स्कीम है, तो लोन लिए हैं, तो उनके लिए जो ब्याज का भुगतान करेगी वो आता है राजस्व व्यय के अंदर। पेंशन दे रही है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा है, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्चे आते हैं वो सब राजस्व व्यय के अंदर आते हैं, ठीक है। अब पूंजीगत बजट है तो उसमें भी दो पार्ट हैं, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या आते हैं आपके, जो आप लोन ले रहे हो, है ना, राज्य द्वारा लिया गया उधार, या फिर हम लोग सार्वजनिक उद्यम के जो हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं उनको बेचते हैं ना, तो उससे आपको जो धन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे मान लो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है, बीएसपी है, इसके कुछ शेयर को बेचता हूँ,
तो जो पैसा प्राप्त होगा वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा, ठीक है, अगर शेयर को बेच रहा हूँ। लेकिन ये पीएसयू है, वो कुछ इनकम जनरेट करके देगा, तो वो जो इनकम है वो किस में आएगा आपका? राजस्व प्राप्ति में, ठीक है। तो पीएसयू से जो इनकम आता है वो आता है लाभांश के रूप में, वो आएगा, डिविडेंड बोलते हैं उसको, सॉरी मैं एक्चुअली वही वर्ड ढूंढ रहा था, यहाँ पे जो लाभांश है वो डिविडेंड है। तो पीएसयू से जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा। और अगर आप पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने पे जो मिलता है, डिसइन्वेस्टमेंट पे मिलता है, वो आपके पूंजीगत प्राप्ति में आते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जितने भी लोन लेते हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब पूंजीगत व्यय है, उसमें क्या क्या आएगा? अगर आप सरकार द्वारा सड़कों और अस्पतालों की जैसे कुछ निर्माण कर रहे हैं, वो आपके पूंजीगत व्यय में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे असेट बन रहा है ना, कुछ ऐसी परिसंपत्ति बन रही है जो सरकार को आने वाले सालों में इनकम देगी, है ना। सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में, अगर केंद्र सरकार जो है वो स्टेट को लोन देती है, तो वो आपका पूंजीगत व्यय में आता है। बहुत सारे जो स्टेट हैं वो पीएसयू को लोन देते हैं, तो वो आपका परिसा इसमें पूंजीगत व्यय में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो मैंने पिछला जो स्लाइड था उसी के पूरे एग्जाम्पल दिए हैं कि रसीद, फिर आगे रिसिप्ट है वो एक्चुअली, तो बजट इसको मान के चलिए, ठीक है। तो बजट में राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो जैसे मैंने बताया कि राजस्व प्राप्ति के दो पार्ट हैं, राजस्व का, कर राजस्व बोल दो यार, ये लिटरली ट्रांसलेट करने पे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा है गैर कर राजस्व। तो राजस्व प्राप्ति में जैसे मैंने बताया, एक तो होता है राजस्व, कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व के भी दो पार्ट हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? जो टैक्स आपको कोई सर्विस के एवज में लिया जाता है, जैसे कि आपको आयकर, क्योंकि आप इनकम कुछ कमा रहे हो तो उसके बेसिस में आपको लिया जाता है। निगम कर है, निगम जो सर्विसेज दे रही है उसके लिए आपसे, आपकी संपत्ति, ये एक्सपेंडिचर कर है ना, गिफ्ट टैक्स है, आपके असेट पे टैक्स लग रहा है, तो ये सब होता है डायरेक्ट आप पे लगता है, प्रत्यक्ष आपसे लिया जाता है और आपसे ही कलेक्ट किया जाता है, आप ही जमा करते हो। लेकिन बहुत सारे जो टैक्स हैं वो आपसे तो लिया जाता है लेकिन कलेक्शन आपसे नहीं होता। जैसे बिक्री कर, आप क्या करते हो, कोई सामान लेते हो तो आप जीएसटी पटाते हो, है ना, तो कलेक्शन तो दुकान वाला कर रहा है और वो सरकार को पटाता है। तो आप इनके टाइप्स को याद कर लीजिए कि कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मनोरंजन कर, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अब प्रश्न ये आता है, आप बताइए कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स है ना। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जीएसटी आपका कौन से टाइप का टैक्स में आएगा। ये आता है इनडायरेक्ट में। अब आते हैं गैर कर राजस्व। तो क्या क्या आएगा? ब्याज रसीद, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया है उस पर कुछ ब्याज मिल रहा है उसको। बाह्य अनुदान, जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से कुछ लोन आ रहा है। सरकार ने कोई जुर्माना या लगाया है उस पे। लाभ और विभाजन, जैसे मैं बताया पीएसयू से हमें जो डिविडेंड मिल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो फायदे मिल रहे हैं वो सब इसमें आता है। और ये क्या है, चलिए इसको छोड़िए। तो ये सब हो गया है ना, तो ये गैर कर राजस्व में आते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में क्या आता है? विनि आपका निवेश जो करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ना। तो और उसके बाद जो हमने उधार लिए हैं वो उसमें आते हैं, और हमने जो उधार दिए थे वो उधार हमें वापस आ रही है, तो उसकी वसूली हुई है, वो भी आपकी पूंजीगत प्राप्ति में आती है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हैं। एक तो पहला डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा आपके जो आपने लोन दिए थे उसकी वसूली हो गई है, और या तो आपने उधार लिए हैं। तो ये तीनों आपके पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ पे है। पिछला वाला क्या था? प्राप्तियां था, गवर्नमेंट बजट में बजट रिसीट था, मतलब बजट प्राप्तियां, इसको मैं प्राप्तियां लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। तो व्यय में क्या क्या है? तो राजस्व व्यय है और दूसरा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में क्या क्या आता है? वो ऐसे व्यय जिनसे कोई असेट नहीं बनता, जैसे कि आपका पेंशन भुगतान हो रहा है, वेतन है ना। मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ क्योंकि पिछले स्लाइड में था ये। डिफेंस में कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपने कोई लोन लिया था उसका ब्याज का भुगतान कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, आपका गरीब कल्याण स्कीम है,
किसानों को बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है यूरिया और एमएसपी पे। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करते हो, राजस्व व्यय, जिससे कोई पूंजीगत या फिर जिससे कोई असेट क्रिएट नहीं होता। अब आते हैं पूंजीगत व्यय पे। तो पूंजीगत व्यय में कुछ ना कुछ बुनियादी ढांचा बनता है, सड़क है या फिर आपका कुछ भवन बन रहा है, तो ये सब आपके पूंजीगत व्यय हैं। ऋण की चुकौती, आपने कुछ ऋण है उसको लौटाया है, मतलब आपको सॉरी ऋण की प्राप्ति हुई है। ऋण की चुकौती मतलब आपने जो लोन लिया था उसका ऋण पटाया है, सॉरी, है ना। तो जो लोन लिया है तो आपको पटाना भी पड़ेगा। तो अगर आप उसका ब्याज पटा रहे हो, तो कोई ऋण लिया है मान लो स्टेट ने, तो उसका जो ब्याज है वो आता है, ये आता है राजस्व व्यय में, ठीक है। लेकिन ऋण ऋण जो है अपने आप में, अगर ऋण को वापस कर रहे हो तो आता है पूंजीगत व्यय में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा पूंजीगत व्यय में अगर आप केंद्र और राज्यों को ऋण देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी आपके पूंजीगत व्यय का भाग है, ठीक है। अब आते हैं घाटा पे, मतलब क्या क्या डेफिसिट होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है बजट डेफिसिट, है ना। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में कई बार डेफिनेशन पूछ दिया जाता है कि कौन सा इक्वेशन है वो ये करेक्ट है। तो बजट घाटा क्या होता है, जितनी प्राप्तियां हुई हैं उस जितना व्यय हुआ है उसमें कुल प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए। तो व्यय क्या क्या होता है, व्यय में आपका दोनों टाइप के व्यय हैं, राजस्व व्यय है प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है। और प्राप्तियों में क्या है, प्राप्तियों में है फिर से वही राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो ये जो बजट घाटा होता है वो आपका इन दोनों को माइनस करने पे मिलेगा, वो बजट घाटा होता है। उसके बाद राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा सिंपल है, राजस्व जो एक्सपेंडिचर है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, राजस्व जो व्यय है माइनस राजस्व में जो प्राप्तियां हो रही है, उसका जो अंतर है वो राजस्व घाटा कहलाता है। अगर मैं पीछे जाऊं स्लाइड में, तो देखिए राजस्व बजट है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये आपका राजस्व का घाटा। अगर पूंजीगत बजट निकालेंगे तो पूंजीगत व्यय में पूंजीगत प्राप्तियों को माइनस कर दीजिएगा, तो उससे पूंजीगत घाटा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो राजस्व घाटा निकालना है तो राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आते हैं राजकोषीय घाटा क्या है, ये क्वेश्चन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अगर कुल व्यय है उसमें हम नॉन डेप्ट गैर ऋण, मतलब ऐसे प्राप्तियां जिनसे हमें कोई ऋण, मतलब ऋण नहीं लग रहा है, ऐसी प्राप्तियां जिनसे हमें कोई ऋण नहीं लग रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा राजकोषीय घाटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुल व्यय कितना होता है आपका, कैपिटल, इसमें कुल व्यय में क्या क्या जोड़ोगे आप, आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और गैर ऋण सृजन प्राप्तियां, मतलब ऐसी प्राप्तियां जिनसे कोई ऋण नहीं लग रहा है, मतलब जो लोन है ना उसको इसमें माइनस कर देना है बेसिकली। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट आता है। हिंदी में कई बार समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको इंग्लिश का ये वाला चैप्टर ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, तो जितने खर्च हुआ है उसमें नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, मतलब ऐसी प्राप्तियां जिससे कोई भी ऋण नहीं हो, जो आपका ऋण नहीं है, वो आपका कहलाता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा, मतलब प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो यही राजकोषीय घाटा था उसमें हमने जो ब्याज का भुगतान किया था उसको माइनस कर देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा होगा। प्राथमिक घाटा मतलब क्या हुआ, ऐसा घाटा जिसमें आप सिर्फ इस साल के जो घाटे हैं उसको कर रहे हो, क्योंकि ये जो ब्याज आपने भुगतान कर रहे हो वो तो पुराने लोन का है ना, इसीलिए राजकोषीय घाटा में जब जो ब्याज आपने पटाया है उसको माइनस कर देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रभावी राजस्व घाटा, मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, राजस्व घाटा जो यहाँ पे निकाला है आपने, उसमें ऐसे अनुदान जो कि
आपको कोई असेट क्रिएशन में मदद कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मौद्रिक घाटा, तो मौद्रिक घाटा या फिर मॉनेटरी डेफिसिट उसको बोलते हैं जिसका भरपाई गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके करती थी, है ना? मतलब मान लो हमारा कुछ लॉस है, अब गवर्नमेंट को बजट में उसकी परिपूर्ति करने के लिए नोट प्रिंट करने हो पड़ रहे हैं, तो वो आपका मौद्रिक घाटा घाटा आता है। मतलब मुद्रा प्रिंट करके आप उस घाटे को वहन कर रहे हो, ठीक है? तो अभी वाले केस में आपको क्या-क्या याद करने हैं? जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, इन चारों को याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये वाला ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो ये जो एक्ट था ये 2003 में इंडिया लेवल पे पास हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को भी बोला कि आप भी अपने बजट प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए के बेटर मैनेजमेंट के लिए अपने स्टेट में भी लागू करो। तो सीजी में जो लागू हुआ, सीजी गवर्नमेंट ने अपने लिए जो लागू किया वो 2005 में लागू किया, ठीक है? तो एग्ज़ाम में जो आया था वो सेंटर का पूछा था, तो आपका आंसर 2003 ही था। तो इसमें क्या हुआ, इसका ज़रूरत क्या पड़ा? अब क्या था कि गवर्नमेंट खर्चे तो कर रही है, नए-नए स्कीम, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम आ ही रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट खर्चे करते रही और उनकी प्राप्तियाँ, मतलब जो उनका इनकम है स्टेट का वो कम रहा, तब और गवर्नमेंट क्या करते रहेगी, हमेशा लोन लेते रहेगी, क्योंकि उनका इनकम कम है। जैसे मान लो आपका घर चलाने के लिए आपके पास पैसे कम हैं, तो आप क्या करते हो, लोन लेते हो। तो लोन ऐसा तो नहीं है कि आपने मनमाने ढंग से ले लिया, आप उतना ही लोन ले पाते हो जितना आप भरपाई कर पाओ, है ना? तो वैसे ही अ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया कि भाई आप उतना हम उतना ही लोन लेंगे जिसकी सर्विसिंग कर पाएंगे, मतलब जितना हम लोग पटा पाएंगे, है ना? तो उसके लिए ये एफआरबीएम एक्ट आया। तो एफआरबीएम एक्ट ये बोलता है कि आपका जो डेफिसिट है, राजकोषीय जो घाटा है, वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी कोरोना है इसलिए 3% से ऊपर हो गया है, बट जनरली 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आपका जो राजस्व घाटा है उसको ज़ीरो करना है, जो मैंने इसलिए पिछले वाले स्लाइड में बोला। राजस्व घाटा कैसे निकलता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, उसको करने वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है? तो इसको आपका ज़ीरो करना है। तो उस टाइम टारगे ये 2003 में लागू हुआ था, तो उन्होंने टारगेट रखा था कि हर साल 0.5 कम करते जाएँगे और 2008-9 तक इसको खत्म ही कर देना है। और राजस्व घाटे के बारे में क्या बोला था कि 2008-9 तक इसको 3% की लिमिट तक ले आना है, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे बाद में छत्तीसगढ़ का क्या हालत है। अभी तो फिलहाल ये था गवर्नमेंट का प्रोविज़न। उसके अलावा क्या था कि केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ, मतलब गवर्नमेंट की जितना लायबिलिटीज़ हैं, वो प्रति वर्ष 9% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये जो लायबिलिटीज़ रहती हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे गवर्नमेंट गारंटी देती है बहुत सारे पीएसयू को, तो उसमें देनदारी वो लायबिलिटीज़ में वो भी शामिल है। आपका ये जो लोन लिया है 3% वो भी शामिल है। इसलिए 9% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपका एफआरबीएम एक्ट बोलता है। उसके अलावा क्या बोला है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और राज्य सरकारों के ऋणों पर जीडीपी के 0.5% से अधिक गारंटी नहीं दे सकती। तो ये तीसरा प्रावधान था, ठीक है? तो ये जो प्रावधान है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि एफआरबीएम एक्ट में क्या प्रोविजन था, या फिर अभी चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आप याद कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रावधान हैं। तो बेसिकली क्या है, पहला राजस्व जो घाटा है उसको शून्य करना है, रखना है। और राजकोषीय घाटा है उसको 3% के अंदर रखना है। और जो पीएसयू है उनको अगर आप गारंटी दे रहे हो तो 0.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, मतलब लाइबिलिटीज हैं, वो 9% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये मुख्य है, उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे का ये पार्ट कवर करना चाह रहा था। जैसे मैंने बताया, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं, जिसका टाइटल है लोक वित्त, ठीक है? तो लोक वित्त में आप देखेंगे कि ये उसकी समरी है, पहला चैप्टर 5 की समरी है, और समरी आपको हमेशा पढ़नी है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में
8.27% वृद्धि हुई। मतलब राजस्व जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 8.27। ये जो फैक्ट है ना, नंबर है, वो उसको आप 2-3 बार पढ़ें तो ताकि याद रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल कर राजस्व में, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, टुटेजा की कोचिंग में बहुत फेमस ये प्रश्न था, आता था कि टोटल ये जो कर राजस्व है मतलब टैक्स रिसीप्ट है ना, वो कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 11.73% की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। उसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना था? देखिए डायरेक्ट प्रश्न है ये कि अगर हमें टोटल राजस्व प्राप्त कुल राजस्व प्राप्त हुआ है 100 रुपए, तो उसमें 66.68% आपका कर का परसेंटेज है ना, तो ये टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल रिसीप्ट में, टैक्स रिसीप्ट का, टैक्स रिसीप्ट में, तो मान लो अगर आपको 100 रुपये प्राप्त हुआ है तो टैक्स से कितना प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है ना, तो 68.68%। तो ये आप नंबर ये याद रखेंगे। उसके अलावा लास्ट नंबर क्या है? गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान भिन्न कर का है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखा है? 2023-24 में कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान, ये छोड़िए इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी डेटा 2023-24 का। अब आते हैं जो फाइनेंशियल इंडिकेटर जिसके बारे में बात कर रहा था। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया? राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें क्या क्या होता है? एक होता है कर, कर राजस्व, और दूसरा होता है आपका गैर कर राजस्व। ठीक है, तो अगर हम लोग राज्य की बात करें, हमारे स्टेट का, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24। ठीक है, तो राज्य का राजस्व था टोटल, ये देखिए इतना था 106 1,06,000। ठीक है, उसमें राज्य का राजस्व कितना था? देखिए राज्य को जो रिसिप्ट मिलता है ना, राज्य की प्राप्ति जो होती है दो टाइप की होती है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, तो पहला तो ये है राज्य की खुद का इनकम, और दूसरा होता है ये केंद्र से जो मिल रहा है। तो ये राज्य का इनकम और ये केंद्र का इनकम। तो राज्य का क्या होगा? एक सेकंड रुकिए, मैं पहले इसको साफ करके थोड़ा ठीक से समझाता हूँ। कुछ ब्लैंक वाला शीट लेते हैं, मान लो ये वाला है। तो छत्तीसगढ़ है, अगर उसको प्राप्ति हो रही है, इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो खुद का इनकम है और स्वयं का, और दूसरा केंद्र से प्राप्त होता है। तो स्वयं से जो प्राप्त होता है उसमें भी दो पार्ट हैं, एक तो टैक्स पार्ट और एक नॉन टैक्स पार्ट, मतलब एक कर, कर वाला हिस्सा, और दूसरा करेत्तर मतलब कर के अलावा जो है। केंद्र से भी प्राप्त होता है, उसमें भी दो पार्ट होता है, एक तो टैक्स, कौन सा टैक्स? जो जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सीजीएसटी, तो उसमें से भी डिडक्ट देगी ना, मतलब उसमें भी छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन है, तो वो वाला जो पोर्शन है केंद्र शेयर करती है जीएसटी लागू होने के बाद। और दूसरा होता है अनुदान, और ये कौन से अनुदान है? जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किए रहती है ना। इस फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैं अलग से टॉपिक लूंगा, लेकिन आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का अगर इनकम है तो दो पार्ट में है, स्वयं का इनकम और केंद्र से प्राप्त। तो स्वयं में भी टैक्स और नॉन टैक्स है, केंद्र में भी जो केंद्र से प्राप्त हो रहा है वो भी टैक्स है और नॉन टैक्स, मतलब जो ग्रांट प्राप्त हो रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन जो है ना वो छत्तीसगढ़ के लिए बोलती है कितना हमें छत्तीसगढ़ को देना है। तो देखिए वही चीज़ है इसमें, राज्य का राजस्व जो है वो है 56,200, तो उसमें कर से कितना आ रहा है? टैक्स से 3800, और नॉन टैक्स से कितना आ रहा है? 18,200। केंद्र से भी पैसा आ रहा है, तो केंद्र से क्या पैसा आ रहा है? जो केंद्रीय करों मतलब जो सीजीएसटी था उससे जो राज्य का हिस्सा है वो 34,800 है। सहायक अनुदान मतलब जो ग्रांट्स आ रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, वो आपका 1,500 रुपये है ना। उसके अलावा और भी हैं सहायक अनुदान में, वो चीज़ें भी शामिल है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है, केंद्रीय मतलब सेंट्रल स्कीम, तो उसके लिए भी पैसा देती है, तो इसमें सब चीज़ इंक्लूड है ना। तो ये हो गया। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है? उधार एवं अग्रिम की वसूली, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था उससे 300 रुपये प्राप्त हुए। शुद्ध लोक ऋण, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लोन लिया है इतना, और लोक लेखों से प्राप्त, तो ये होते हैं आपके पूंजीगत प्राप्ति। तो पेपर में डायरेक्टली आ सकता है पूंजीगत प्राप्ति के टाइप, तो ये सब आप याद कर लीजिए। ठीक है, और तो टोटल प्राप्ति क्या होगी? राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को मिलाएंगे तो टोटल प्राप्ति हो गया। तो ये वाला वैल्यू और आपका ये वाला वैल्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल प्राप्ति हो गया 1,21,500। अब व्यय भी तो होगा,
तो राजस्व व्यय कितना है, 1,02,000 और पूंजीगत व्यय है वो इतना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने लोन लिया है, तो लोन कितना लिया है वो भी ये देख लीजिए। ब्याज यहाँ पे कहाँ था, शुद्ध लोक ऋण 11,000 ये है ना। अब जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंडिकेटर, वो सब यहाँ पे दिया है कि राजकोषीय घाटा कितना है आपका, 15,199 है ना, जो जो कि 3% से कम होना चाहिए। किसके अंतर्गत, एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत। ये प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटे में जो हमने ब्याज का भुगतान किया है उसको माइनस कर देंगे। जैसे 15,199 है, उसमें ब्याज के भुगतान को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो स्टेट है ना वो हमेशा राजस्व में अधिक के ही रहा है। मतलब कभी भी गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़, वहां पे राजस्व घाटा नहीं होता। मतलब जो हमारे राजस्व व्यय हैं वो राजस्व प्राप्तियों से कम ही है, जो कि एफआरबीएम एक्ट का पहला प्रोविजन है कि आपको राजस्व घाटा को जीरो रखना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, -3500, मतलब घाटा नहीं है वो आधिक्य है ना। इस साल भी देखेंगे ना, मैं अभी बजट खोलूंगा तो वहां पे शायद 1,050 या 1,060 करोड़ आधिक्य है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां हमेशा अधिक रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे एनुअल टाइम में। अब देखिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस टाइप का आता है कि राजस्व प्राप्तियों का कितना परसेंटेज है, 87% था लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 23-24 में। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, 12%। क्वेश्चन आता है पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय जो छत्तीसगढ़ का है वो 15% से ऊपर नहीं रहता। मतलब मोटा मोटा हमारा जो खर्च होता है राजस्व में होता है। मतलब ऐसे खर्चे जिनसे कोई असेट क्रिएट नहीं होता, जो कि थोड़ा चिंता का विषय है। हमें ऐसे खर्च करने हैं जहाँ पे कोई असेट का क्रिएशन हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आने वाली जनरेशन को ऐसे असेट मिलेंगे जिससे और भी इनकम की प्राप्ति होगी। ये जो राजस्व व्यय है उससे कोई असेट नहीं बनता, वो डेली खर्चे हैं, जैसे हमारी सैलरीज हैं, पेंशन है। ज़रूरी तो है ही, बट असेट क्रिएशन पे भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने देखा है कि राज्य के स्वयं का कर राजस्व डिवाइड बाई राज्य के स्वयं का राजस्व। मतलब मान लो राज्य ने टोटल जितना राजस्व कमाया है उसमें टैक्स का कितना पोर्शन है। तो अगर इस साल क्वेश्चन आया तो ये है आंसर उसका, 67.62। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ना। और मान लो पूछा है कि गैर कर का, तो 100 में 67.62 को माइनस कर देंगे तो गैर कर से कितना राजस्व है वो आ जाएगा। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है, तो वो आपका ये है आपका, ठीक है, केंद्र से टोटल केंद्र से जितना प्राप्ति हुआ है वो, और केंद्रीय कर है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कि मान लो केंद्र का कर कितना है, 34,800, उसको डिवाइड करोगे किससे, 49,800 से, तो आपको ये 69.88 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्विकली पहले वाले पेज पे जाता हूँ। ये सब क्वेश्चन अब आपके आंसर हो जाएंगे। अगर मान लो इस बार पूछा कि कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो वहाँ पे दिया हुआ है ये वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला आपका इकोनॉमिक सर्वे से आंसर याद करना है और उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें भी पूछा है कि कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का, तो डायरेक्ट टैक्स का कितना है वो आप इकोनॉमिक सर्वे से उठा लेंगे और आंसर करेंगे उसको। ठीक है, अभी इसके आंसर इसमें चुन नहीं सकते क्योंकि ये 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स सर्वे का। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप बताइएगा। और एक चीज़ और मैं करना चाह रहा था वो था इस साल की बजट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला डॉक्यूमेंट तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। ये देखिए, ये क्या है हमारा बजट, ये जो बजट है इस साल का 2024-25 का। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में भी आ सकते हैं अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे तो। और अगर पूछा कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हो। तो आप देखिए, अगर बजट 23-24 के बारे में कुछ डिटेल दिया है। अ, सबसे पहले तो ग्रोथ कितना है फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब पिछले साल कितना ग्रोथ था हमारा, 6.56, ये था हमारे छत्तीसगढ़ का। और इंडिया का ग्रोथ कितना था, 3.32। इन्होंने कंपेयर किया है छत्तीसगढ़ और इंडिया को। उसके बाद क्षेत्रवार, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में
कल जैसे हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ का ग्रोथ था 3.23 और इंडिया का था 1.82। इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ का था 7.13% ग्रोथ, इंडिया का ये रहा। और वैसे ही सर्विस में, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको बाई हार्ट कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ वाला तो आता ही है। उसके बाद क्षेत्रीय योगदान कंट्रीब्यूशन पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। एग्रीकल्चर में 15.32, आपका इंडस्ट्री में 53.50 और सर्विस में 31.19। तो ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। और इंडिया के लिए देखना है तो इंडिया वाला ब्लू में दिया है, तो ये सेक्टर भी आप याद कर लीजिए। बट सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ वाला। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम, ये तो आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया था। तो छत्तीसगढ़ का कितना है? 1,47,361, इंटरव्यू में भी पूछता है। और इंडिया का कितना है? 1,85,854। तो दोनों डेटा आपको बाई हार्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये सब आप ये जो है 10 पिलर्स, वो सब आप शॉर्टकट से कैसे याद करना है बाद में देखेंगे, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। मेजर जो स्कीम थे वो सब है इसमें। मेजर मुझे जो दिखाना था वो इसको यहाँ दिखाना था कि 2024-25 का अगर पूछा कि कुल आय कितना है, तो हमारा बजट अनुमान ये है 1,47,500। कुल व्यय है 1,47,446। राजस्व व्यय कितना है ये देखो, टोटल ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है 1,47,000, लेकिन उसमें राजस्व का एक्सपेंडिचर है 1,24,840। तो राजस्व व्यय में वही आपके सैलरी, पेंशन, सब्सिडी ये सब आते हैं। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय जो आप कोई एसेट क्रिएशन में लगा रहे हो, तो वो है ना। फिर पूछता है कि पूंजीगत व्यय है वो टोटल व्यय का कितना परसेंट है ना। तो आपको डिवाइड कर देना है। पूंजीगत व्यय 1,22,000 को डिवाइड कीजिए 1,47,000 से, शायद कुछ 15% या 15% के आसपास आता है। अब जैसे मैंने बताया था कि राजस्व आधिक्य है, छत्तीसगढ़ राजस्व आधिक्य है, मतलब ये एफआरबीएम एक्ट को फॉलो करता है ना। मतलब हमारा जितना राजस्व व्यय है वो कम है राजस्व प्राप्तियों से। राजकोषीय घाटा कितना है हमारा? ये है आपका 16,296, मतलब इतना हम लोग का घाटा है। मतलब लोन के थ्रू हम लोग परिपूर्ति कर रहे हैं। तो ये पूछता है आपका कि ये कितना परसेंटेज है ना हमारा राजकोषीय घाटा का परसेंट। तो आप इसको ना इससे डिवाइड करोगे 5,61,000 से, तो ये आएगा 2.90। तो ये सही है ना? ये सही है ना, क्योंकि आपका 3% से कम होना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट हमें मतलब बाध्य करता है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाना था आपको। ये देखिए आय की प्राप्ति हमारा 85% है, पूंजीगत प्राप्ति है वो 15% है। ये जो था, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा था, ये राजस्व प्राप्तियाँ हमारा ये रहा। दोस्तों ये रहा हमारा इकोनॉमिक सर्वे और का चैप्टर 5, और उसके थ्रू हमने ये भी पढ़ लिया इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 5 के साथ साथ ये जो मेंस का पेपर 5 का पार्ट 1 है ना। तो होपफुली ये आपको मदद करेगा। जहाँ पे भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे पीडीएफ है, मैं अपने चैनल में डाल दूँगा। और आने वाले टाइम में और कोई टॉपिक कवर करते हैं, जैसे ये फाइनेंस कमीशन को कवर करता हूँ, उससे भी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तब तक चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कुछ सजेशन होगा, किसी भी और वीडियो बनाना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।